नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में पाठ 4 माटी वाली पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। इस पाठ में लेखक विद्यासागर ने विस्थापितों की समस्या को उजागर करने का प्रयास किया है। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि विस्थापित हुए असहाय गरीबों की दुर्दशा किस प्रकार हो जाती है। एक बूढ़ी माटी वाली के माध्यम से वो गरीबों के साथ साथ जो विस्थापित लोग होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनकी क्या समस्या रहती है। यदि उनके पास कोई जीवन यापन करने का जरिया नहीं है तो किस प्रकार उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका एक सबके सामने रखने का प्रयास किया है इस पाठ के माध्यम से। तो पाठ पढ़ते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे हैं, किराएदार उनके बच्चे तलक। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने से उस काम को करने वाली वह अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अर्थात पूरे शहर में माटी का काम जो है वो केवल माटी वाली के नाम से जो प्रसिद्ध बुढ़िया है वही करती है। घरों की दीवारों की लिपाई, चूल्हे चौकी की लिपाई का काम जो है वो माटी वाली ही करती है। उस जैसा काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, घर में साफ लाल माटी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरे, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, और भागीरथ और भिलांगना दो नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। मतलब शहर से दूर है माटा खान और वहां से माटी ला के घरों की लिपाई करना लोगों के लिए मुश्किल है। इसीलिए माटी वाली ये काम जो है वो करती है, क्योंकि टिहरी शहर जो है वो भागीरथी और भिलांगना के किनारे पर बसा हुआ है और वहां की मिट्टी रेतीली है और उस मिट्टी से घरों की लिपाई नहीं की जा सकती। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, वो हरिजन जाति से संबंधित है और उसका जो कद है वो नाटा यानी छोटा है और उसे माटी वाली के नाम से ही लोग जानते हैं। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। कंटर वो कनस्तर जिसमें वो अपनी माटी रखकर लोगों के घर तक लेकर जाती है। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डीले के ऊपर, डीला होता है सिर पर बोझे के नीचे रखने वाला कपड़े की एक गद्दी, डीले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। वो कनस्तर जिसे वो सिर पर रखकर लेकर जाती है, उसके ऊपर किसी ने भी कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, क्योंकि उसका ढक्कन वो पहले ही काट देती है ताकि उसका हाथ आसानी से माटी के या डब्बे के अंदर जो है वो जा सके, कनस्तर के अंदर। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वे उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर इसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। वो माटी की लिपाई करवाने के लिए माटी वाली को बुलाने के लिए आई थी। अभी आती हूँ, माटी वाली ने कहा। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। मालकिन जो है वो माटी वाली को दिलासा दे रही है कि तुम बहुत भाग्यवान हो और खाने के समय पर हमारे घर में आई हो। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई।
माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें एक व्यंग्य छिपा है कि उसके पास अपने अच्छे या बुरे समय के बारे में, सौभाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो गरीब थी। उसका जो पूरा समय था वो केवल इसी चीज की व्यवस्था करने में निकलता था कि किस प्रकार से उसे 2 वक्त का खाना मिल सके, ना कि वो इस चीज की चिंता करती थी कि उसका भाग्य जो है वो अच्छा है या बुरा। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डीले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक हरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थमी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा, उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी और साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। 2 में से एक रोटी जो है उसने कपड़े में लपेट ली थी और एक रोटी को वो चाय के साथ खाने लगी। ले, सदा बासी साग कुछ है नहीं, अभी इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग होती है ठकुराइन जी, माटी वाली ने कहा। भूख तो अपने आप में साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी के भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी के पास अब नहीं मिलते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा मन गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज न रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीजें, जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। ये बुढ़िया ने कहा। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि टिहरी शहर पर जो है बांध बनने जा रहा था और इसलिए वहां के लोगों को जो है वहां से जाना था। उनको पहले ही इस चीज का फरमान मिल चुका था कि बांध बनने के कारण यहाँ के घरों को खाली करवाया जाएगा। तो मालकिन जो है इसी समस्या को बुढ़िया के साथ जो है वो बांट रही है, इसी समस्या को उजागर कर रही है बुढ़िया के सामने। ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में माटी ले आने के आदेश से उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने की वह यह रोटियां अपने बूढ़े के लिए अर्थात अपने पति के लिए लेकर जा रही थी। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। कातर यानी बेचैन और कुछ आशा से भरी हुई। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि दिन भर से वह भूखा होता है और वो इंतजार में रहता है कि कब उसकी पत्नी जो है वो आएगी और उसे खाना देगी, रोटियां जो है वो उसे देगी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी के भोजन मीठा। उसका गांव शहर के पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक उसे लेकर ढोने में बीत जाता है उसका समय। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है।
मतलब जिस ठाकुर की जमीन पर उसने अपनी झोपड़ी बनाई हुई है, उसकी जमीन पर रहने के लिए, उस झोपड़ी में रहने के लिए उसे ठाकुर के और जमींदार के काफी काम करने होते हैं। नहीं, आज वह गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिए। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। अब उससे ज्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। अब आज जो है उसने प्याज खरीद ली और वो ये सोच रही है कि प्याज के साथ अर्थात सब्जी के साथ जो है वो अपने पति को रोटी दे देगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा तो वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, अर्थात बूढ़ा जो है वो मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, क्योंकि बांध बनाने के बाद यह निश्चित किया गया था कि जिन लोगों का घर यहाँ से खराब होगा, जिनके घरों में पानी भर जाएगा, उन्हें दूसरी जगह पर दूसरा घर जो है वो दिया जाएगा। इसके लिए घर सबके घरों के कागज और प्रमाण पत्र को मंगवाया जा रहा था, लेकिन जो बुढ़िया है उसका कोई घर ही नहीं था, तो उसके पास प्रमाण पत्र या कागज होना मुमकिन नहीं था। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं, क्योंकि वो निचले स्थान पर बने थे, इसलिए वो डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके परिवार में और कोई सदस्य नहीं है जो कि उसकी देखभाल कर सके, और अब उसके पास घर भी नहीं है जहां वो रह सके। तो वो यह सोच रही है कि मरने के बाद शायद उसे एक थोड़ी सी जमीन भी जिसमें कि वो जा सके वो भी नसीब नहीं होगी। तो आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसके प्रश्न अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिसके कारण माटी वाली को सब पहचानते हैं? मतलब माटी वाली जिस कनस्तर को अपने सिर पर लेकर चलती थी, तो ऐसा क्या था जिससे कि सभी उसे पहचानते थे? तो इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं कि माटी वाली ही नहीं, शहरवासी जो है वो माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को भी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वो अकेली माटी वाली थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था और सबके घरों में लीपने के लिए मिट्टी वही लाया करती थी, और उसका कनस्तर जो है वो बिल्कुल छुलबुल माटी से भरा रहता था, जिससे कि वो छलकती थी माटी उसमें से, और उसके ऊपर का ढक्कन जो है वो कटा हुआ होता था, और आज तक कभी किसी ने उसके ऊपर जो है ढक्कन नहीं देखा था। वो गंदे से कपड़े में लिपटा हुआ कनस्तर जो है वो उसका ही कनस्तर है, यह वो उसकी पहचान थी। इसीलिए माटी वाली के साथ साथ सभी लोग उसके कनस्तर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। दूसरा प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? अब इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि माटी वाले के सामने सबसे बड़ी और अहम समस्या यह थी कि वह अपना और अपने पति का पेट कैसे भरे, और अगर उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा तो फिर वह अपना गुजारा कैसे करेगी। तो अब तो माटा खान जो है उसकी रोजी रोटी बना हुआ है, लेकिन बांध बनने के बाद जब यहाँ से उसे विस्थापित होना होगा तो फिर किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगी। इसी समस्या के तहत जो है वो अपना समय व्यतीत कर देती थी, ना कि इस समस्या के तहत कि उसका भाग्य जो है वो अच्छा है या बुरा। प्रश्न नंबर 3 है, भूख मीठी की भोजन मीठा पंक्ति से क्या अभिप्राय है? इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर जो है इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि जो व्यक्ति भूखा है, यदि उसे भूख लगी है तो उस समय पर केवल अपना पेट भरने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। वो यह नहीं देखता है कि भोजन में स्वाद है या नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का मन भरा है, इच्छा भरी है, उसका पेट भरा है और यदि उसके सामने भोजन रख दिया जाता है तो उस समय पर वो भोजन में स्वाद ढूंढने की इच्छा व्यक्त करता है। तो यहाँ पर लेखक जो है वो ये बताना चाहता है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता, भूख मीठी या स्वादिष्ट होती है। अर्थात भोजन का स्वाद जो है वो भूख के आधार पर ही लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी है तभी उसे भोजन जो है वो स्वादिष्ट लगेगा। यदि किसी का मन या पेट पहले ही भरा है तो वो हमेशा भोजन में नुक्स ही निकालता है, क्योंकि भोजन जो है उसका खाने का मन नहीं होता। तो इस प्रकार से लेखक ये कहना चाहता है कि गरीबी की अवस्था में भी जो व्यक्ति जिन्हें कुछ समय से खाना ही नहीं मिला हुआ, वो इस समय पर ये नहीं सोचते कि उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिले, बल्कि ये सोचते हैं कि 2 वक्त का खाना जो है वो नसीब हो सके। अगला प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब जब बुढ़िया जो है वो मालकिन के पास जाती है और वो पीतल के ग्लास में उसे चाय देती है, तो उस समय पर बुढ़िया उससे यह पूछती है कि यह पुराने बर्तन अभी तक तुमने संभाल कर रखे हैं। तो मालकिन ये कहती है कि हराम के भाव में उसे अपने पुरखों की गाढ़ी कमाई से बनाई हुई चीजों को बेचने का मन नहीं करता। तो मेरे विचार से मालकिन की बातें सत्य हैं। हमें जहां तक संभव हो सके अपने पूर्वजों की निशानी को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पुरखों की विरासत का मोह जीवन से बड़ा नहीं होता। अगर जान संकट पर आ जाए तो पुरखों की संपत्ति को बेचने से इनकार नहीं करना चाहिए। सहज स्वाभाविक स्थितियों में ही हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, माटी वाली की रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे कि माटी वाली का रोटियों का इस तरह गिनना कि इससे पता लगता है कि वह बहुत ही गरीब है। उसके पास पेट भरने के पर्याप्त साधन नहीं है, वह रोज कमाती है और रोज खाती है। इससे यह भी पता लगता है कि उसे केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने पति का भी पेट भरना होता है और इसलिए उसे रोटियों का बराबर हिसाब रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि माटी वाली एक मजबूर जो है पत्नी है, मजबूर है, गरीब है। उसका पति विवश और बूढ़ा है, वह काम करने के लिए योग्य नहीं है, वह पूरी तरह से अपनी पत्नी पर निर्भर हो चुका है, इसलिए माटी वाली उसका पूरा ध्यान रखती है। वह खुद खाने से पहले उसके लिए बचा कर रखती है खाना और इसमें अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और लगाव जो है प्रदर्शित हो सकता है इस पंक्ति से। तो सच तो यह है कि वह उसके प्रति प्रेम नहीं, वात्सल्य और करुणा रखने लगी है। जिस प्रकार से माँ जो है अपने बच्चे को प्रेम करती है, उसके लिए रखती है खाने का सामान, अपने खाने से पहले उसे दिया करती है, उसी प्रकार से अब इस अवस्था में वात्सल्य और करुणा का जो है भाव ज्यादा प्रदर्शित होता है। जब से बूढ़ा दयनीय दिशा में पहुंचा है, वह पति के प्रति सहृदय हो उठी है। अगला प्रश्न है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का क्या आशय है? इस कथन का आशय है कि गरीब आदमी के रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता, इसलिए वह अपने मूल स्थान से उखड़ गया तो उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, वह मारा मारा फिरता है। इसलिए अपने निवास स्थान पर ही उसे अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। उसे अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वहीं रहना चाहिए जहां का वह मूल निवासी है। अगला प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप बता सकते हैं कि विस्थापन का अर्थ क्या है, कि विस्थापन क्या होता है। एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसना ये बहुत बड़ी समस्या होती है। विस्थापन से जीवन जो है वो पूरी तरह से हिल जाता है और कुछ भी निश्चित नहीं रहता है, सब कुछ अनिश्चित हो जाता है। पुरानी सारी व्यवस्थाएं छिन जाती हैं, पुराने मित्र, पुराने व्यक्ति, पुराने रिश्तेदारी सब छूट जाती है, आदतें जो हैं वो छूट जाती हैं, व्यक्ति लाचार हो जाता है। नए स्थान पे फिर से नई स्थापना करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नए विश्वास जमाने पड़ते हैं, नए स्थान के अनुसार ढलना पड़ता है। तो इस प्रकार से विस्थापन की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। घर बार और रोजगार के लिए भी व्यक्ति लाचार हो जाता है। तो विस्थापन के लिए यहाँ पर हम विस्थापन का अर्थ और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो इस प्रकार से इस अनुच्छेद में लिख सकते हैं।
तो आशा है आपको इसके प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद।